Hello children, myself Shachi Tandon from Crack Chemistry. Hope you all are doing well. बच्चों आज आप सभी के सामने मैं क्लास 12 का टॉपिक लेकर के आई हूँ. टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस पार्ट 3. इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. पार्ट 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके होते हैं, सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन होता क्या है. वहाँ हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशंस को के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 7 तरीके होते हैं. उन 7 तरीकों में से 4 वेज हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं. आज के वीडियो में हम बचे हुए 3 वेज कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर की इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के विषय में मैंने पार्ट 2 में बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप उस वीडियो को पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आ जाएं. बच्चों एक बात मैं आपके साथ और कहना चाहूँगी बिल्कुल ब्रीफ में कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्लास 11th क्लास 12th में भी है, इसके अलावा क्लास 11th और 12th के प्रैक्टिकल्स के में भी है, और उसके साथ साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट हो गया, जेईई है, और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में इसको बहुत ज़रूरत पड़ेगी. तो इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने रखा है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो ये वीडियो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और आप कॉन्फिडेंटली आगे की पढ़ाई से कर सकते हैं. एक बात मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगी कि बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ. इन वीडियोस में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और सारे सिलेबस को मैं कवर करूँगी. बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है, या नीट और जेईई में किस तरह से आप तैयारी करिए. तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. अब हम देखने जा रहे हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने वीडियो पार्ट 2 में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के ये 4 तरीके, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सॉल्यूशंस पार्ट 2 में. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. ये वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है. अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. तो सबसे पहले हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन. बच्चों मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. हो सकता है आपको नाम को देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे है. तो इसको समझाने के लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगी. बच्चों हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है. आप सभी लोग जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है. तो सपोज हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है ए, दूसरा कंपोनेंट है बी. ए के मोल्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं Na से, और बी के मोल्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सिंबल Nb से. तो अब मोल फ्रैक्शन जो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है उस कंपोनेंट का मोल्स, उस कंपोनेंट के मोल्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं जितने भी कंपोनेंट्स के, वो रेशियो कहलाता है मोल फ्रैक्शन. सो आपको मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ए जो है वो रेशियो होगा. किसका रेशियो होगा,
ए के मोल्स का टोटल मोल्स के साथ। इसी तरह आपको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो वो रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा, मोल्स बी के मोल्स का टोटल मोल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से एक्स ए से। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया एक्स ए, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ए का। इसी तरह अगर हमें लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल एक्स बी से। ये हो जाएगा रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द टोटल मोल्स, सो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरह से मैं अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि सपोज हमारा एक सॉल्यूशन है, अब वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है। बाइनरी सॉल्यूशन ना होके उसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। सपोज इस सॉल्यूशन में आई कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। जब आई कंपोनेंट प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं आई कंपोनेंट का। तो आई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ I component divided by total moles। total moles हमारे क्या हो गए, N1 plus N2 प्लस जितने भी मोल्स हैं उनसे लेके I कंपोनेंट तक। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एक ऐसे सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन निकालने का जिसमें कि आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं आई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। सो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन हो गया रेशियो उस कंपोनेंट का मोल्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अब एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में, सपोज हम अभी बात कर ले रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, आगे बात कर लेंगे वो सॉल्यूशन जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं। तो आप मान लीजिए आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन है मतलब इसमें एक तो सॉल्यूट है, दूसरा इसमें सॉल्वेंट है। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम, मैं बात कर रही हूं एक बाइनरी सॉल्यूशन की, तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, हमेशा यूनिटी होता है। कैसे होता है इसको हम यहाँ पर अभी देख लेंगे। सो x1 प्लस x2 किसके बराबर हो गया, x1 प्लस x2, या हम यहाँ पर क्या करते हैं x1 प्लस x2 ये हो गया n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। सो इनका सम आ जाएगा 1। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम एक्सटेंड कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन ना लेकर के वो सॉल्यूशन जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स in a given solution is always unity। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस, हम मान लेते हैं सपोज हमारे पास फिर से i कंपोनेंट्स तक हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x1 प्लस x2, इसको हम लिख रहे हैं प्लस xi, that will be equal to 1। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि किसी भी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है। अब एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट कि मोल फ्रैक्शन doesn't depend on temperature। मोल फ्रैक्शन के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आपने देखा है अभी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी अभी हमने देखा कि सपोज हमारा एक कंपोनेंट ए है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, ए का मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी।
अब हम बात कर रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, तो आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आसानी से आ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होती है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। बट हमारे मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में कहीं भी वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है। सो वॉल्यूम टर्म इज नॉट इन्वॉल्व इन द formula of mole fraction. That's why mole fraction is independent of temperature. So volume changes with temperature and यहीं पे लिख देती हूँ कि mole fraction doesn't involve volume. Hence, mole fraction doesn't change with temperature because इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो ये कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम जल्दी से इसके साथ एक डिस्कस कर ले रहे हैं जो मोल फ्रैक्शन पर ही बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन containing 20% of ethylene glycol by mass. So इसमें हमें पूछा है कि एक इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन है जिसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है बाई मास। सो या पुराने वीडियो पार्ट 2 से आपको रिलेट करने की कोशिश करिए। बाई मास मतलब हम बात कर रहे हैं W/W की, कि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन भी मास के टर्म में दिया है एंड सॉल्यूट भी मास के टर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ जल्दी से देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। बच्चों 20% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यहाँ सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है, बट आपको ये मान लेना है कि जहां पर मेंशन नहीं कर रहे हैं सॉल्वेंट वाटर ही है। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि WC2H6O, WC2H6O is equal to 20 ग्राम। फिर W वाटर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 80 ग्राम। नाउ हमें पता है मोल फ्रैक्शन के निकालने के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास। सो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं C2H6O2 का। सो मॉलिक्यूलर मास C2H6O2 का निकालने के लिए हम लिख लेते हैं 2 एटम्स कार्बन के हैं तो 2 × 12 प्लस 6 एटम हाइड्रोजन के हैं। एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1 तो 6 × 1 प्लस 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। एक एटम का होता है एटॉमिक मास 16 तो 2 × 16। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का 62 ग्राम पर मोल। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बहुत आसान है, ये वैल्यू तो आपको वैसे ही लर्न भी होगी। हम लिख लेते हैं 2 × 1, क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम का मास होता है 1 प्लस 16, तो ये कैलकुलेट अगर हम करेंगे हमारा आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो बच्चों हमने देख लिया हमको क्या दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है रेशियो मोल्स का। तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो गिवन मास क्या है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ गिवन मास, given mass of ethylene glycol by molecular mass. So given mass जो है ethylene glycol का ये है हमारा 20 ग्राम एंड molecular mass जो है ethylene glycol का ये होता है 62 ग्राम पर मोल। सो हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हमने कैलकुलेट करें। सो जब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका 20/62 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा कैलकुलेट होकर के 0.322 मोल्स।
ये आंसर आएगा 0.322 मोल्स। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.322 मोल्स। सो 0.322 मोल्स किसके मोल्स आ गए हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल आ गए हैं। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए वाटर का गिवन मास है 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ वाटर आ गए 4.44 मोल्स। सो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए। ये आ गए हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल। इसको मैं थोड़ा ऐसे सर्कल कर लेती हूँ जिससे अभी हमें कैलकुलेशन करने में अलग से दिख जाएगा। और ये आ गया हमारा मोल्स ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, बस हम सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है इन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला था C2H6O2। सो इसका क्या हो जाएगा, NC2H6O2 डिवाइडेड बाय N C2H6O2 प्लस NH2O। सो NC2H6O2 हमने अभी अभी कैलकुलेट किए थे, हमारे आए थे 0.322 मोल। 0.322 मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे, डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 0.322 प्लस वाटर के मोल्स आए थे हमारे 4.44। तो बच्चों जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 0.068। सो XC2H6 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विल बी इक्वल टू 0.068। तो हमारे क्वेश्चन में इन्होंने हमसे सिर्फ पूछा है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर बता देती हूँ अगर वाटर का भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, x वाटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, moles of water divided by sum of moles of both the components NH2O plus NC2H6O2। सो मोल्स ऑफ वाटर कितने थे हमने कैलकुलेट किए हुए थे, मोल्स ऑफ वाटर थे हमारे 4.44 मोल्स डिवाइडेड बाय 4.44 प्लस मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारे कितने थे 0.322। ये हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.932। 0.932 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमें अलग से प्रोमिनेंटली दिखता रहेगा। बच्चों एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगी, अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो। अल्टरनेटिवली मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालने का एक और तरीका है, आपको याद आ रहा होगा। सो XH2O मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, XH2O विल बी इक्वल टू 1 माइनस what, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हमने निकाला हुआ था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो कितना आया था जब हमने मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकाला था, 0.068। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आ गया सेम आंसर। तो बच्चों ये आपको सही अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ लो। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस मेथड का नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी को बच्चों हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल M। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और 1 लीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। सो हम मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर में जो मोल्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट के,
उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मैं यहाँ पर स्ट्रेस दे रही हूँ सॉल्यूशन वर्ड पे ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में। तो मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल सॉल्यूट के हैं वो कहलाती है उसकी मोलैरिटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू moles of solute divided by volume of solution in liter। तो volume of solution को मैं V solution लिख देती हूँ, volume of solution in liter। सो ये हमारा सीधा सा फॉर्मूला है मोलैरिटी निकालने के लिए। सो मोलैरिटी निकालने के लिए हमने देखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो मोल्स के लिए आप जानते हो कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ पर लिख सकते हो उसकी जगह given mass of solute divided by molecular mass of solute। ये तो हमने लिख दिया मोल्स निकालने के लिए। मोल्स निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो मोल्स की जगह हमने लिख दिया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V सॉल्यूशन। एंड आपको ध्यान रखना है V सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होनी चाहिए। अगर ml में दी है तो वो न्यूमरेटर में 1000 हो जाएगा। ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute into V solution। और अगर V solution आपको ml में दी है तो आपका न्यूमरेटर में into 1000 हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला है मोलैरिटी निकालने का। अब यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी। एक अभी हमने देखा कि मोलैरिटी होती है किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो मोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का केवल 1 मोल प्रेजेंट है तो उसकी मोलैरिटी हो गई 1, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। सो मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी 1। मोलैरिटी 1 मतलब इसमें प्रेजेंट है केवल 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी तरह से अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर, इसका मतलब हुआ 0.5 मोल मतलब हाफ मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सो हाफ मोल प्रेजेंट हो गया। कहाँ हो गया हाफ मोल? 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसको मैंने ब्रीफ में लिख दिया, हाफ मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर ठीक से लिख देती हूँ मैं। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा? सेमी मोलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें 1 लीटर सॉल्यूट में हाफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। सेमी मोलर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का हाफ मोल प्रेजेंट है। अब आ जाता है हमारा 0.1 मोलर। 0.1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 1/10 मोल या 0.1 मोल प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन। अब हमारा है 1/100 या 0.01 मोल्स। 1/100 या 0.01 moles are present in 1 liter of solution। So ऐसे solution को हम बोलते हैं सेंटीमोलर solution। सो बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी का मतलब अगर हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन है, केवल 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 2 मोलर सॉल्यूशन है मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। हाफ मोलर सॉल्यूशन है मतलब 1 मोल
1 लीटर सॉल्यूशन में हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोलैरिटी की यूनिट क्या है। बच्चों, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट हो गई मोल पर लीटर या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब एक और जरूरी चीज यहाँ पर देखना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। बच्चों, ये क्वाइट ओबियस है, ये आप आसानी से कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व है और वॉल्यूम चेंज होती है टेम्परेचर से। सो इसलिए मोलैरिटी ऑलवेज चेंजेस विद टेम्परेचर। अब जैसा मैंने अभी अभी समझाया था, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि आपका एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोलर है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 0.25 मोल, ये आपको दिया है, आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मतलब हुआ 0.25 मोल्स ऑफ NaOH are present in 1 liter of solution या 1 cubic decimeter of solution। so यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 liter of solution और 1 cubic decimeter of solution। उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम of NaOH in 450 ml of solution। बच्चों, आपको पता है मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है NaOH, तो मैं लिख देती हूँ मोल्स ऑफ NaOH divided by volume of solution in liters। मोल्स ऑफ NaOH हम पहले निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ NaOH क्या हो गए? मोल्स ऑफ NaOH हो गए गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास को मैं लिख देती हूँ mm। मैं यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रही हूँ बच्चों। तो गिवन मास है 5 ग्राम। अब हम निकाल देते हैं मॉलिक्यूलर मास, और मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। सोडियम का हुआ एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का हुआ 16 प्लस हाइड्रोजन का हुआ 1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 40 ग्राम पर मोल। आंसर आ जाएगा हमारा 40 ग्राम पर मोल। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। बस अब हमारे पास गिवन मास भी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH। गिवन मास क्या था बच्चों? अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो गिवन मास ऑफ NaOH था 5 ग्राम। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमने कैलकुलेट किया था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो था 40 ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.125 मोल। अब हम निकाल लेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए 0.125 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है मिलीलीटर में। इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा 1000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.278 मोलर। 0.278 मोलर। इसको हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर 0.278 molar। This is our answer. So now we will discuss the
लास्ट टॉपिक, टुडेज लास्ट टॉपिक इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in kg। अब मोल्स की जगह आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, जैसा हमने पहले देखा था। और एक चीज और है, मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल m। सो स्मॉल m या मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute into mass of solvent in kg। सो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, इससे हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर इसको क्लियरली थोड़ा लिख देते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into mass of solvent in kg। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट। कोई आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो उसकी मोलैलिटी कितनी हो गई? मोलैलिटी 1 हो गई। अभी अभी हमने देखा कि मोलैलिटी होती है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट जो है 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसकी मोलैलिटी हो गई 1। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी या मोल पर किलोग्राम। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बच्चों ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे कि मोलैलिटी होता है किसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो अब आपको पता है कि मास टर्म इन्वॉल्व है। मास डजंट चेंज विद टेम्परेचर, मोलैलिटी इन्वॉल्व्स मास। मोलैलिटी में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है ही नहीं, as molality involves mass। As molality involves mass, and mass doesn't change with temperature। And mass doesn't change with temperature। Hence molality remains unaffected with temperature। आप बच्चों एक और पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो है 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 मोल प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। सो आपके पास है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल ऑफ KCl is dissolved in 1 मोल ऑफ KCl। कहाँ डिसॉल्व है?
dissolved in 1 kilogram of solvent. Is dissolved in 1 kilogram of solvent. So 1 molar KCl solution का मतलब हो गया 1 mole of KCl is dissolved in 1 kilogram of solvent. And 1 mole का मास कितना हो जाएगा? 1 mole KCl का मास हम निकाल सकते हैं. पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5. सो एटॉमिक मास हो जाएगा इसका 74.5 ग्राम पर मोल. तो हम क्या कह सकते हैं कि 74.5 ग्राम of potassium chloride is dissolved in 1 kilogram of solvent. And solvent यहाँ पर water था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dissolved in 1 kilogram of solvent. water था, तो यहाँ पर water लिख दिया. अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो बच्चों आप जानते हो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अब हम निकाल लेंगे सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट. लेकिन अब आपको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो सबसे पहले तो हमने देख लिया हमारा सॉल्यूट यहाँ पे इथेनोइक एसिड केवल 2.5 ग्राम है, कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है. और इथेनोइक एसिड है सॉल्वेंट 75 ग्राम है. ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूट इज द कंपोनेंट which is present in less amount, solvent is present in the largest amount. So हमारा solute है यहाँ पर इथेनोइक एसिड. So इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, हमें भी पता होना चाहिए. So हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास. हम यहाँ पर निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड. Ethanoic acid is CH3COOH is equal to, बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 एटम कार्बन के हैं, तो मैं लिख देती हूँ 2 into 12 बिकॉज कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस. अब हम यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे तो टोटल है हमारे पास 4 हाइड्रोजन, सो 4 into 1 प्लस ऑक्सीजन देखेंगे तो टोटल है 2 ऑक्सीजन 2 into 16. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60 ग्राम पर मोल. सो हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड जो कि हमारा आया 60 ग्राम पर मोल. अब हम क्या करेंगे, हम इस निकाल लेंगे मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड. सो यहाँ पर हम निकालते हैं मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड. moles of CH3COOH. So that will be equal to given mass. Given mass आपके पास है इथेनोइक एसिड का क्वेश्चन में 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है 60 ग्राम पर मोल. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.04. कैलकुलेट मैंने कर लिया है 0.0417 मोल. ये आया आंसर हमारा इसको कैलकुलेट करने पर. अब हम मोलैलिटी निकाल लेंगे, फॉर्मूले में रखे. मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है हमारे 0.0417 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो सॉल्वेंट का मास दिया है 75 ग्राम. इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 1000. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.556 मोल पर केजी, या हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल m. सो
ये क्वेश्चन बच्चों आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन जो भी आपका कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर पोस्ट कर दीजिए, आपका डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। सो बच्चों, ये हमने जो मोलालिटी अभी अभी निकाली थी इथेनोइक एसिड की, हमारा आंसर आया था मोलालिटी का 0.556। अभी हम एक बार देख लेते हैं, हमारा आंसर आया था 0.556। सो इसको हमने लिखा था स्मॉल m, या इसको हम लिख सकते हैं 0.556 मोल पर kg। सो हमने जो मेथड्स आज देखी, मुझे उम्मीद है आपको सारे मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो बच्चों हम देखेंगे टॉपिक्स कवर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में मास परसेंटेज से लेकर ppm तक हमने देखा है सॉल्यूशन पार्ट 2 में, सॉल्यूशंस पार्ट 2 जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज के वीडियो में हमने देखा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आपको मैं फिर से याद दिलाती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया है, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। Thank you so much, and don't forget to watch my next video, Solutions Part 4. Have a nice day.